नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। जनजाति के विरोध प्रदर्शनों में हो रही हिंसा की आग में जल रहे गोरखालैंड में सियासी संकट पर सस्पेंस बना हुआ है। इसके साथ ही साथ इसकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह चौपट हो गई है। भारत नेपाल का एक अहम साझीदार है। 22 जगहों से लगने वाली गोरखालैंड की सीमाओं से दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। भारत की 150 से ज्यादा कंपनियों ने यहाँ अरबों रुपए का निवेश किया है। नेपाल के कुल निवेश में भारत 35% का हिस्सेदार है। ऐसे में सियासी संकट और सस्पेंस के बीच कैसा होगा गोरखालैंड का भविष्य, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दक्षिण एशिया का एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश नेपाल यानी गोरखालैंड आज आर्थिक मोर्चे पर कई उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। हिमालय की गोद में बसे इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में आंतरिक और बाहरी दोनों चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय किस स्थिति में है और आने वाले समय में देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान क्या लगाया जा रहा है। आइए हम नेपाल की मौजूदा अर्थव्यवस्था और भविष्य की संभावनाओं को ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्था की अवस्था 2024 में नेपाल का जीडीपी 42.91 अरब अमेरिकी डॉलर, जीडीपी मूल्य विश्व अर्थव्यवस्था का 0.04%। 2024 में प्रति व्यक्ति जीडीपी 1179.81 अमेरिकी डॉलर, प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति जीडीपी 5046.82 अमेरिकी डॉलर। अर्थव्यवस्था का आकार, आंकड़ों का स्रोत वर्ल्ड बैंक के आधिकारिक आंकड़ों से 2023 के लिए जीडीपी 40.91 अरब अमेरिकी डॉलर, जो 2022 से 0.67% कम थी। 2022 के लिए जीडीपी 41.18 अमेरिकी डॉलर, जो 2021 से 11.53% अधिक थी। 2021 के लिए जीडीपी 36.92 अरब अमेरिकी डॉलर, जो 2020 से 10.44% अधिक दर्ज की गई। 2020 के लिए जीडीपी 33.43 अरब अमेरिकी डॉलर, जो 2019 से 2.2% कम थी। नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार जून 2025 तक विदेशी मुद्रा भंडार 18.7 अरब अमेरिकी डॉलर, मध्य जुलाई 2024 की तुलना में 22.5% की शानदार बढ़त। ये विदेशी मुद्रा भंडार नेपाल के 14.7 महीनों के आयात के लिए काफी। रेमिटेंस और व्यापार की स्थिति, प्रवासी नेपालियों के हाथों भेजे जाने वाला पैसा है रेमिटेंस। जुलाई 2025 में ये काफी मजबूत था। मध्य जून में ये राशि 176.3 अरब नेपाली रुपए थी, जो मई 2025 के 165.3 अरब नेपाली रुपए से थोड़ी कम हुई। वस्तु निर्यात जुलाई 2025 के दौरान 29.7 अरब नेपाली रुपए, जबकि एक साल पहले ये सिर्फ 13.1 अरब नेपाली रुपए था। इस वृद्धि के पीछे सोयाबीन तेल, पॉलिएस्टर, यार्न, जूट उत्पाद, चाय और रोजिन जैसी वस्तुओं की भारी मांग रही थी। आयात में भी 13.5% की सालाना वृद्धि हुई। ये 170.6 अरब नेपाली रुपए तक पहुंच गई। इसका सीधा असर व्यापार घाटे पर पड़ा। व्यापार घाटा बढ़कर 141 अरब नेपाली रुपए हो गया। अर्थव्यवस्था सालाना औसतन 5.4% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद। वित्त वर्ष 2026 से 2027 के लिए लगाया गया था यही अनुमान। विकास मॉडल रेमिटेंस और पर्यटन पर बहुत अधिक निर्भर। कृषि और प्रवासी रेमिटेंस पर टिकी है नेपाल की अर्थव्यवस्था। स्रोत वर्ल्ड बैंक के आधिकारिक आंकड़े। नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शन में हो रही हिंसा भारत के हाइड्रो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार प्रोजेक्ट्स को जोखिम में डाल रही है। भारत की सरकारी और निजी कंपनियों का अरबों रुपए
नेपाल में कई प्रोजेक्ट में लगा है। नेपाल में अगर शांति नहीं हुई तो यहाँ भारत की बड़ी पूंजी फंस सकती है। यही नहीं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा नेपाल भी इस हिंसा से काफी पीछे चला जाएगा। नेपाल में भारत का कितना पैसा लगा हुआ है, हिंसा बढ़ी तो कौन कौन से प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं, आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। किसका पैसा फंसा? भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। भारत 22 जगहों से सामान मुहैया कराता है। भारत विदेशी निवेश का भी सबसे बड़ा स्रोत। कुल विदेशी निवेश में लगभग 35% का हिस्सेदार। 2023 में यह आंकड़ा 755.12 मिलियन डॉलर। भारत की 150 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां करती हैं काम। मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा क्षेत्र और पर्यटन उद्योगों में कार्यरत। सेवा यानी बैंकिंग, बीमा, फूड, शिक्षा और दूरसंचार जैसे कार्य भी। भारत का नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का समझौता। अकेले 900 मेगावाट की अरुण 3 परियोजना इसका उदाहरण। नेपाल का जीडीपी 2045 तक 120 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। बिजली व्यापार 2045 तक 1069 अरब रुपए हो जाएगा। नेपाल में भारत के प्रमुख निवेश और प्रोजेक्ट। अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, निवेश 58 अरब रुपए, क्षमता 900 मेगावाट। इसका निर्माण भारत की सरकारी कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद। अपर कर्नाली हाइड्रो प्रोजेक्ट, निवेश 13 अरब रुपए, क्षमता 900 मेगावाट। निर्माण भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी जेएमआर। लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, निवेश 9 अरब रुपए, क्षमता 669 मेगावाट। निर्माण भारत की सरकारी कंपनी एसजेवीएन। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन में 9 अरब रुपए का निवेश। मुजफ्फरपुर ढाल के बार 400 केवी लाइन, 140 किलोमीटर लंबी लाइन का नेपाल वाला हिस्सा। लागत 13.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। निर्माण भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत। नेपाल अभी आर्मी के भरोसे है। नेपाल को ना नया पीएम मिला है और ना अंतरिम सरकार बनी है। जेनजी क्रांति ने नेपाल में भयंकर उथल पुथल मचा दी है। जेनजी क्रांति की वजह से नेपाल में सियासी संकट है। सियासी संकट के बीच नेपाल के सामने एक और नया संकट सामने आया है। इसके बिना तो नेपाली छटपटा रहे हैं। जी हाँ, नेपाल में अब ईंधन आपूर्ति पूरी तरह चरमरा गई है। जेनजी प्रदर्शन के कारण तख्ता पलट के बाद भारत नेपाल सीमा सील होने के कारण नेपाल में ईंधन आपूर्ति बुरी तरह बाधित हो गई है। इससे सैकड़ों तेल टैंकर जहां तहां फंस गए हैं। इससे नेपाल में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीते दिनों नेपाल में जेनजी युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इसके कारण नेपाल में खूब हिंसा हुई। इसमें 30 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। इसका परिणाम हुआ कि केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा और कहीं छिपना पड़ा। जेनजी क्रांति के कारण नेपाल में कर्फ्यू है। सेना ने कमान संभाल रही है। सेना की तैनाती और नेताओं के घरों पर हमलों ने पड़ोसी देश नेपाल में संकट को और गहरा दिया है। नेपाल में चल रहे जेनजी विरोध प्रदर्शनों में मरने वाले की संख्या 34 हो गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान 1368 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिकदेल, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान और सीपीएन माओवादी सेंटर नेताओं के बीच शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक स्थगित हो चुकी है। ऐसे में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है। उनको नेपाल में कार्यवाहक सरकार का प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है। उन पर आंदोलनकारी समूह की मांगों को पूरा करते हुए नए चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी। नेपाल से क्या स्थिति है दादा नेपाल? बहुत खराब है। उधर गोली आगी होगी, सब जला दे रहे। तो किस लिए गए थे आप नेपाल? पेशेंट, डॉक्टर दिखाना है।
इससे पहले नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? आंदोलनकारी जेन जी में इस पर सहमति नहीं बन पाई है। ऑनलाइन राय शुमारी के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सेना प्रमुख अशोक राज सिकडेल को सौंपा गया था। वहीं गुरुवार को दूसरे धड़े ने नेपाल बिजली प्राधिकरण के प्रमुख कुलमान घिसिंग का नाम ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि युवाओं का नेतृत्व करने के लिए कार्की की उम्र बहुत अधिक हो चुकी है। शाम होते होते घिसिंग ने अपना नाम वापस ले लिया। अब कार्की का नाम ही रह गया है। इस मुद्दे पर आंदोलनकारियों के दो गुटों में सैन्य मुख्यालय के बाहर भिड़ंत हो गई है, जिसमें कुछ युवक घायल हो गए हैं। हर उचित कदम भारतीय नागरिकों को निकालने के और बचाने के लिए उठा रही है और मैं इतना ही कहूंगा, विदेश मंत्रालय इस पे बार बार समय समय पर अपनी जानकारी भी आप सबको दे रहा है। हम इतना ही चाहेंगे कि नेपाल में शांति हो और वहां पर किसी को जान माल का नुकसान ना हो। नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता हमारा है, बहुत सारी रिश्तेदारियां, व्यापार और एक तरह से परिवार का हिस्सा है। भारत की सीमा पर सशस्त्र सीमा बल ने अब तक अंजिला खातून नामक एक महिला सहित 67 कैदियों को पकड़ा है। ये हिमालय राष्ट्र में चल रही अशांति के बीच नेपाल की जेलों से भागने के बाद भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न चौकियों के माध्यम से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। मृतकों की संख्या 51 हो गई है, जिनमें से 30 की मौत गोलियों से हुई है, बल्कि 21 की मौत जलने, जख्मों और अन्य चोटों के कारण हुई है। मृतकों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। नेपाल के अधिकारियों ने काठमांडू घाटी में जारी कर्फ्यू के कारण देश में फंसे विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए अस्थायी उपायों की घोषणा की है। नेपाल से गयाजी में पितृपक्ष मेले में भाग लेने आए नेपाल के श्रद्धालु शंकरानंद सिर्फ अकेले नहीं हैं। नेपाल में 100 बसों और निजी साधनों से श्रद्धालु गयाजी पहुंचे हैं, लेकिन सभी बसें कैंसिल कर दी गई हैं। करीब 30,000 श्रद्धालु यहाँ रुके हुए हैं। डर के कारण वो नेपाल नहीं जाना चाहते। भारत में लगने वाली सीमाओं पर पूरी चौकसी बरती जा रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस के अफसरों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नेपाल में पिछले 3 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है, उसमें ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें इम्प्रूवमेंट है वायलेंस के टर्म्स में। उत्तर प्रदेश पुलिस के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। परसों से ही हमारे इन सभी जिलों में और नेपाल बॉर्डर को गार्ड करने वाली एसएसबी, इनके द्वारा एनहांस्ड अलर्टनेस, एनहांस्ड विजिल, मोर मैन पावर हैज बीन डिप्लॉयड देयर। जितने भी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, बीओपीज एसएसबी की, और जितने भी चौकी और थाना सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं, वहां पर हमारे कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। जितने भी ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, उनको और स्ट्रेंथन किया गया है। सभी गतिविधियों का हमारे अधिकारी लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे तमाम भारतीय नागरिक जो नेपाल में हैं और वापस आना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पर 4 नंबर जारी किए गए हैं। 3 लैंडलाइन ऑब्लिक मोबाइल नंबर हैं और 1 व्हाट्सएप नंबर है। उस पर हम लोग को कुछ सूचनाएं भी प्राप्त हो रही हैं और उनको तत्काल बॉर्डर पर ट्रांसमिट करके उनकी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। कुल मिलाकर के इस पूरी सिचुएशन के लिए उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से सजग है और अपनी कार्रवाई कर रही है। ये पोरस नहीं, ओपन बॉर्डर है। मतलब पोरस तो वो होता है जहां पे फेंसिंग होती है और फिर कुछ पॉइंट्स में पोरोसिटी होती है। इट्स ओपन बॉर्डर और जितने भी ट्रेडिशनल
नॉन ट्रेडिशनल या इनफॉर्मल रूट्स हैं, वहां पर एसएसबी के द्वारा भी, कल मेरी डीजी एसएसबी से बात हुई थी, कल एमएचए में भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे। हमने प्रत्येक जिले में 2-2 कंपनी पीएससी बढ़ा दी है, बॉर्डरिंग इलाकों में सिविल पुलिस की संख्या बढ़ा दी है और ऐसे सभी मार्गों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जी, सभी अभी उनके इंटरनल इश्यूज काफी हैं, वो उसमें भी बिजी हैं, बट वी आर इन टच एंड जो हमारा मेन उद्देश्य है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सहायता कर सके, मैक्सिमम सहायता कर सके और जो किसी भी प्रकार का अनऑथराइज्ड स्पिल ओवर ना हो, तो उसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बारे में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं और उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस में सभी अधिकारियों को, सभी कर्मियों को हमने निर्देश दिए हुए हैं। जो स्थिति उत्पन्न हुई है नेपाल में, गया था कि बिहार का सबसे बड़ा सीमा है, अन्य राज्यों से ज़्यादा हमारा 730 किलोमीटर का सीमा है। हमारे सीमावर्ती 7 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बॉर्डर पर एसएसबी तैनात है। जब से हिंसक घटनाएं घटनी हैं तब से सभी एसएसबी के ऑफिसर पदाधिकारी जिला पुलिस से समन्वय बनाकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ज्वाइंट पेट्रोलिंग चल रहा है। सभी सीमावर्ती अनुमंडल में एम्बुलेंस, फायर सर्विस को सतर्क किया गया है। क्विक रिस्पांस टीम्स QRTs की गठन की गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। MEA के द्वारा अनुरोध किया गया है कि भारतीय नागरिक नेपाल जाने पर परहेज करें। ये हम लोग भी वही बात दोहरा रहे हैं। जो लोग नेपाल से आए हुए हैं, बिहार काफ़ी लोग आए हुए हैं पिंडदान करने के लिए, उन लोग को जिला प्रशासन गया सहयोग कर रही है। भारतीय नागरिक जो उस पार है नेपाल में, उनको आने में कोई रुकावट नहीं है, परंतु चेकिंग ज़्यादा हो रही है। आई कार्ड रखना और अपना पहचान दिखाना अनिवार्य है क्योंकि काफ़ी जेल ब्रेक हुई है। सीमावर्ती ज़िले जो नेपाल के ज़िले हैं उसमें भी जेल से काफ़ी कैदियों भागे हैं। 20 ऐसे कैदी गिरफ्तार किए जा चुके हैं हमारे सीमा पर एसएसबी और जिला पुलिस के द्वारा, और जो भी उधर से लोग आ रहे हैं उनकी गहन जांच हो रही है। इधर से भी जो नेपाली मूल के लोग हैं जाने चाह रहे हैं, हम लोग रोक नहीं रहे हैं किसी को जाने से। अगर हिंसा हो रही है तो उनको हिदायत दे रहे हैं। जहाँ की जोगबनी होके विराटनगर की ICP है और रक्सौल में ICP है, वीरगंज के लिए जो काठमांडू रोड जाती है, दोनों ICP बंद है। काफ़ी संख्या में ट्रक भी खड़े हैं, उनकी भी पार्किंग की व्यवस्था जिला प्रशासन को बोला गया है करने के लिए। इस प्रकार इस तरह का माहौल अभी वर्तमान में मौजूद है। सतर्कता बढ़ती जा रही है। हमारा जो राज्य का कंट्रोल रूम है, पुलिस कंट्रोल रूम है, चीफ सेक्रेटरी का कंट्रोल रूम, लगातार हम लोग सूचना इकट्ठा कर रहे हैं और सभी जिला पदाधिकारी, जिला के आरक्षी अधीक्षक और अन्य पदाधिकारी को सतर्क रहने के लिए मुख्य सचिव और DGP के द्वारा संबोधन करते हुए कल उनको हिदायत भी दिया गया। सीमावर्ती थानों, सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों की नेपाल और भारत के जो सीमावर्ती SP और DM हैं, उनकी भी लगातार बैठकें होती हैं। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। हम लोग बॉर्डर पर लगातार कार्रवाई करते हैं। जिस खास नाम पर आपने चर्चा की है वो संभवतः किसी अन्य राज्य का मामला है, वो बिहार का मामला नहीं लगता। कौन है सुशीला कार्की? असल में सुशीला कार्की नेपाल की पहली चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। उन्होंने महेंद्र मोरंग कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई की और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। सुशीला कार्की ने
1979 में वकालत शुरू की। 2007 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया। 2009 में उन्हें नेपाल सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता न्यायाधीश बनाया गया और 2010 में स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया। उन्होंने 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है। सुशीला कार्की के चीफ जस्टिस रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। उन्होंने कई अहम फैसले दिए, जिनमें नागरिकता, पुलिस नियुक्तियों में घोटाला, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना और भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मामले। सुशीला कार्की इतनी एक्टिव थी कि राजनीतिक दलों को इसमें संकट नजर आ रहा था। 2017 में नेपाल के राजनीतिक दलों ने उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, जिसके खिलाफ नेपाल की जनता हो गई और फिर इस प्रस्ताव को वापस लिया गया। भारत को लेकर क्या है सुशीला का रुख, कैसे रहेगा, ये भी जानते हैं। असल में सुशीला कार्की नेपाल और भारत के रिश्तों को मजबूत करने की पक्षधर हैं। वो मानती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे जहन में मोदी जी के लिए अच्छा इंप्रेशन है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच रिश्तेदार और दोस्त भी जुड़े हैं। कार्की ने साफ किया कि बीच बीच में थोड़ी खटपट होती रहती है, लेकिन रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। गोरखाओं के बारे में सेना में एक कहावत है, अगर कोई कहता है उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो गोरखा है या फिर झूठ बोल रहा है। उसी गोरखालैंड में आज सियासी संकट के साथ ही आर्थिक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। भारत की तमाम कंपनियों के अरबों रुपए यहाँ फंसे हुए हैं, तो वहीं नेपाल की जीडीपी का हाल भी बदहाल होने के कगार पर है। ऐसे में नेपाल इस आंदोलन से उबरने के बाद कितने दशक पीछे जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।